जो नतीजे इस वक्त एग्जिट पोल के दिखाई दे रहे हैं, किन बातों का फर्क उत्तर प्रदेश में नहीं पड़ा जो कि उससे पहले चुनाव प्रचार के दौरान बड़ी चर्चाओं में थे। ओबीसी चेहरों ने बीजेपी का साथ छोड़ा था, चुनाव से ऐन पहले साथ छोड़ा था, चाहे जिसमें आप स्वामी प्रसाद मौर्य का नाम शामिल कर लें, दारा सिंह चौहान, धर्म सिंह सैनी, ये तमाम नेता थे जो पार्टी छोड़कर गए और ये आरोप लगाकर गए कि यहाँ पर पिछड़ों के साथ भेदभाव होता है, पक्षपात होता है। ऐसा लग रहा था कि क्या इनका बीजेपी के साथ छोड़ने का नुकसान चुनावों में बीजेपी को उठाना पड़ेगा, लेकिन अगर आप एग्जिट पोल के नतीजों के लिहाज से इस परिस्थिति को पढ़े तो आप पाएंगे सर्वे में भी 34% पिछड़ों ने बीजेपी के लिए वोट किया, यानी इसका असर नहीं दिखाई दिया। अब आपको हम अति पिछड़ों की पसंद दिखा रहे हैं। 34% अति पिछड़ा वर्ग ने बीजेपी को पसंद किया, जो और बीएसपी को पसंद करने वाले 42% लोग थे। तो बीएसपी यहां पर टॉप प्रायोरिटी, टॉप लिस्ट पे आपको दिखाई दे रही है, लेकिन उसके बाद बीजेपी का नंबर आ रहा है 34% और समाजवादी पार्टी इस पसंद में काफी पीछे आपको दिखाई देगी, 9.2%, 9.2%। कांग्रेस पार्टी को 4% लोगों ने 7% लोगों ने पसंद किया, जबकि अदर्स को पसंद करने वाले 5% लोग थे। लेकिन बीजेपी पर भरोसा अति पिछड़ा वर्ग ने जताया है, उनकी पसंद में ये जाहिर हो रहा है साफ तौर पर। और इसीलिए ये कहना होगा कि चाहे युवा हो, चाहे महिलाएं हो, लाभार्थी वर्ग हो या फिर अति पिछड़ों का जो ये हमने आपको नंबर दिखाया, उन्होंने पसंद बीजेपी को यहां पर किया। हर्षवर्धन जी, और देखिए इस बात का भरोसा कहीं ना कहीं बीजेपी और उनके जो कैंपेनिंग और जिस तरह से प्रचार हो रहा था उसमें भी दिखाई दिया कि आपको ये जरूर लग रहा है इस दौरान कि जो आपका वोटर है उसके पास सीधा संदेश पहुंचे। और हमने देखा है कि प्रधानमंत्री ने कैसे योजनाओं को लेकर एक सीधा संवाद वो अक्सर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लाभार्थी वर्ग से करते हुए दिखाई दिए थे। महिलाएं, जिनको कि साइलेंट वोटर लगातार कहा जाता है, उनका मत प्रतिशत बीते सालों में लगातार बढ़ा है। और उत्तर प्रदेश में तो हालात ये थे कि कुछ इलाके ऐसे भी हैं जहां पुरुषों से ज्यादा वोट महिलाओं ने किया है और इसका फायदा बीजेपी को मिलता हुआ दिखाई दिया है। नहीं, निश्चित तौर पर। और यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण, जिसको हम कहें कि अगर हम इस पूरे भारतीय जनता पार्टी के उभार को देखें, अब उत्तर प्रदेश में ही देखें तो अगर भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े नेता के तौर पर हम कहेंगे, एक समय में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष थे और लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी की अगली जो टॉप लीडरशिप होगी वो वही है। और वो कौन नेता थे? वो थे कल्याण सिंह। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री के तौर पर कौन थे? उमा भारती जी। उसके बाद शिवराज चौहान आए और भारतीय जनता पार्टी ने बहुत वो काम किया जिसे होता है ना कि आपके आसपास के लोग हों, उनको आप छोड़कर जो दूसरे लोग हों उनको कुछ दे पाए। सवर्णों की पार्टी कहे जाने वाली भारतीय जनता पार्टी ने बहुत तरीके से, और उसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की जो वैचारिक भूमिका है उसने बड़ी मदद की कि आपको जो भी कमजोर है, जिसको कम हिस्सा मिला, आपको हिस्सा देना पड़ेगा। अगर आप हिस्सा नहीं देंगे तो रिएक्शन के तौर पर आएगा, वो जाति विभाजन के तौर पर आएगा, जो समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी को झेलना पड़ा। जो यादवों के अलावा सभी पिछड़े निकलते चले गए, दलितों में जाटों के अलावा सभी दलित निकलते चले गए, अनुसूचित जाति के लोग। ये बात भारतीय जनता पार्टी ने समझा और नरेंद्र मोदी के चेहरा बनने से, नरेंद्र मोदी के आगे आने से ये धारणा और पुख्ता हुई है, मजबूत हुई है कि भारतीय जनता पार्टी जो कह रही है वो सिर्फ कहना भर नहीं है, सिर्फ जिसको हम कहते हैं कि बोलने के लिए नहीं बोल रहे हैं, वो कर रहे हैं। और ये जब होता हुआ दिखता है तो भरोसा बनता है। महिलाओं को लेकर मैं कहूं बड़ा रोचक है। कल हमें एक मैसेज आया कि हमारे राजभर परिवार से हैं और आजमगढ़ में वहां हमारे मामा मामी लड़ रहे हैं, क्योंकि मामी वोट दे आई कमल को और मामा जी राजभर जी के पार्टी के हैं। तो ये ऐसी चीजें हम लोग यहाँ भी सुनने में हमको आई, जहां जयंत चौधरी जी का प्रभाव था कि बागपत में झंडा लगा है राष्ट्रीय लोक दल का, कि वो हमारा निशान बचा रहो, और उसके बाद वो वोट दे आए कमल पर। तो ये इसीलिए है कि उनको लगता है कि एक बेहतर सोसाइटी बन रही है। लॉ एंड ऑर्डर बड़ा मुद्दा है, सीधे इंपैक्ट करता है। ठीक है, मैं लौटती हूँ हर्षवर्धन जी आपके पास। और इस बीच हमारे पास कुछ और आंकड़े मौजूद हैं। ये आंकड़े ये बताते हैं कि देखिए, बेशक यहाँ पर बीजेपी आपको एडवांटेज लेते हुए और सत्ता में वापसी करते हुए एग्जिट पोल में दिखाई दे रही है, लेकिन इस हार में भी जो समाजवादी पार्टी के लिए एक नुकसान है। कुछ पॉइंट्स ऐसे जो उत्साह बढ़ाने वाले हो सकते हैं अखिलेश यादव के लिए, खिसकते हुए जनाधार को कुछ हद तक वापस लाने में वो कामयाब हुए। उत्तर प्रदेश में विपक्ष का सबसे बड़ा चेहरा बनकर उभरे हैं अखिलेश यादव। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि उत्तर प्रदेश में 403 सीटों के लिए जो पूरी ये लड़ाई थी, ये अंत तक आते आते सिर्फ और सिर्फ बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच सिमट कर रह गई। बीजेपी जो कि एक बड़ी पार्टी है, बड़ा संगठन उनके पास है, कैडर मजबूत है,
पार्टी में एक से बड़े एक बढ़कर स्टार कैंपेनर्स कह लें या बड़े चेहरे, बड़े नेताओं की मौजूदगी है, लेकिन उन सब के सामने अखिलेश यादव ने अकेले अपने दम पर ये पूरी लड़ाई लड़ी है। मुलायम सिंह यादव के सक्रिय ना होने के बावजूद भी सीटों में इजाफा हुआ है। 100 के पार समाजवादी पार्टी का नंबर एग्जिट पोल के लिहाज से आगे जाता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि सरकार बनाने की स्थिति में आप नहीं आ पाए, लेकिन फिर भी वोट प्रतिशत के मामले में एक जंप यहां पर समाजवादी पार्टी को जरूर मिला है। ये आंकड़े उत्साहित करने वाले हो सकते हैं या कह लें कि थोड़ा ढाढ़स बंधाते हुए दिखाई दे सकते हैं, लेकिन फिर भी सवाल वही है कि आपके लिए इंतजार लंबा हो गया है और अब आगे स्ट्रैटेजी क्या रह सकती है ये देखना होगा। और हर्षवर्धन जी, एक छोटी सी टिप्पणी मैं इस पर आपसे चाहूंगी। देखिए, जब जब गैर बीजेपी मोर्चा की बात होती है या विपक्ष की ताकतों की बात होती है, तो पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को हम देखते हैं कि वो अखिलेश यादव के मंच पर आ जाती हैं, क्योंकि उनको वहां वो संभावनाएं दिखती हैं। पंजाब की अगर बात करें तो अब अगर एग्जिट पोल के हिसाब से वहां पर आम आदमी पार्टी की सरकार बन जाएगी तो अरविंद केजरीवाल की मौजूदगी के मायने कुछ और होंगे। तो उत्तर भारत की जब हम बात करते हैं, उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में अखिलेश यादव की क्या वो प्रेजेंस गैर बीजेपी मोर्चे में मजबूत होती हुई आप देख रहे हैं? नहीं, मुझे नहीं लगता। ये दुर्भाग्यवश अखिलेश यादव के लिहाज से उनकी स्थिति कमजोर होगी, क्योंकि अगर वो चुनाव जीत जाएं तब तो निश्चित तौर पर बड़ा राज्य है। लेकिन ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल, ये दो नेता ऐसे काम कर रहे हैं, और उसमें भी अरविंद केजरीवाल की राजनीति कांग्रेस को पूरी तरह से रिप्लेस करने की है। ममता बनर्जी की मुश्किल ये है कि वो सिर्फ और सिर्फ बंगाल की एक कहें कि बहुत एग्रेसिव लीडर के तौर पर दिख रहे हैं, लेकिन उसके आगे क्या? जो अरविंद केजरीवाल ने अपनी रणनीति में बदलाव किया कि वो मोदी पर हमला नहीं करते हैं, वो कुछ इश्यूज पर चुप हो जाते हैं, बोलते नहीं हैं। और ये आपको जब जिसको कहें कि पार्टी एक्सपैंड करनी है, दूसरे राज्यों में जाना है, तो ये आपको करना पड़ता है। ये शरद पवार इतने बड़े नेता कहे जाते रहे, लेकिन महाराष्ट्र में भी, पश्चिमी महाराष्ट्र बहुत छोटा एक कहें कि इलाका है, वहां के नेता भर वो बनकर रह गए। तो ये समझना होगा अखिलेश यादव को कि सिर्फ बड़े राज्य या बड़ी सीटों से नहीं होता, आपको राजनीति के तौर पर एक नया कॉम्बिनेशन खड़ा करना होगा। चुनाव के समय में किसान आंदोलन की वजह से, मीडिया हाइप की वजह से आपको वो मिल गया अवसर, लेकिन दोबारा कैसे मिलेगा अगर 5 साल फिर से आप विपक्ष में रहे, इसकी तैयारी करनी पड़ेगी। ठीक है।